गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि पौधों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है, उनको हम लोग समझे थे। चैप्टर 3 में परिवहन लेसन। नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग का है न्यू टॉपिक, जंतुओं में परिवहन। जंतुओं में परिवहन किस प्रकार होता है आइए देखते हैं। उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। बोल रहा है कि उच्च श्रेणी में विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों का अन्य उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक अंग से दूसरे भाग में ले जाता है। बोल रहा है कि यहाँ पे जो उत्पन्न जो ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ और जो बहुत सारे अन्य उपापचय जो क्रियाएं होती है, उसके फलस्वरूप क्या होता है कि वो सारे पदार्थ हैं शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में उन्हें ले जाया जाता है, परिवहन कराया जाता है। इस तंत्र के तीन प्रमुख अवयव इस तंत्र के तीन प्रमुख अवयव कहलाते हैं। क्या क्या? रुधिर या रक्त, हृदय तथा रुधिर या रक्त वाहिनियां मिलकर रुधिर या रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। बोल रहा है कि रुधिर या रक्त और हृदय तथा रुधिर मतलब हृदय रुधिर मिलकर क्या रक्त परिवहन करवाते हैं और ये मिलकर रुधिर या रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण भी करते हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन के लिए लसिका तंत्र नामक एक और तंत्र भी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में और क्या पाया जाता है? लसिका तंत्र नामक एक तंत्र भी पाया जाता है उच्च श्रेणी के जंतुओं में। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रक्त परिवहन तंत्र। रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ होता है। क्षारीय तरल पदार्थ होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4, जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रभावित होता है। जो हृदय तथा कहाँ प्रभावित होता है? रक्त वाहिनियों में प्रभावित होता है। यह अपने प्रभाव के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है। यह क्या करता है? अपने प्रभाव के दौरान शरीर में क्या करता है? सारे ऊतकों का संयोजन करता है, सभी ऊतकों का संयोजन एक जुटाव करता है। इसलिए यह तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। इसलिए क्या कहलाता है? यह तरल संयोजी ऊतक भी कहलाता है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रक्त का संरचना। अब हमारे रक्त की संरचना किस प्रकार होती है आइए देखते हैं। रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं। रक्त के कितने दो प्रमुख घटक होते हैं? पहला तरल भाग जो प्लाविका या प्लाज्मा कहलाता है। पहला भाग जो तरल होता है वो प्लाज्मा या प्लाविका कहलाता है। दूसरा ठोस भाग जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा रक्त पट्टिकाणु होता है। और दूसरा भाग का क्या होता है? ठोस पदार्थ होता है। उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त पट्टिकाणु भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग का प्लाज्मा क्या कहलाता है आइए देखते हैं। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त के करीब 55% होता है। पूरे रक्त के करीब कितना? 55% होता है यह प्लाज्मा में करीब 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9 कार्बनिक पदार्थ होता है मतलब कार्बनिक लवण, और 1.18 मतलब 0.18% क्या होता है? ग्लूकोज पाया जाता है। 0.5% वसा होता है उसमें तथा शेष जितना प्रतिशत बचता है वो कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, बचा हुआ चीज कार्बनिक पदार्थ में चला जाता है मतलब कार्बनिक पदार्थ होता है। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है। प्लाज्मा में जो उपस्थित जो प्रोटीन होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है, जिसमें प्रमुख है फाइब्रिनोजेन, प्रोथोबीन तथा हिपेरिन। ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। कौन सी चीजें? ये तीन जो प्रमुख चीजें हैं, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोबिन तथा हेपेरिन है। ये सभी क्या करते हैं? रक्त को थक्का बनाने में मतलब उसे सुखाने में मदद करते हैं। रक्त का थक्का जमा जहाँ हम लोग कहीं पे भी छिल जाता है, चक्कर जाता है तो उसका वहां पे रक्त का थक्का बन जाता है, वहां पे रक्त जम जाता है, उसी को बोलते हैं। और ये सारी तीन प्रमुख चीजें वहां पे महत्वपूर्ण कहलाती है। रक्त जमाने की क्रिया में फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा से अलग हो जाता है। क्या होता है कि रक्त को जमाने की क्रिया में, जब जमाने की क्रिया होता है रक्त को, तो उसमें क्या होता है? फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा
से अलग होता है। प्लाज्मा से क्या कौन सी पदार्थें अलग होती है? फाइब्रिनोजेन अलग हो जाती है और तब प्लाज्मा का शेष भाग सीरम कहलाता है। तब प्लाज्मा का शेष भाग क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। जब फाइब्रिनोजेन जब अलग हो जाता है तो बचे जो दो पदार्थ और है वो मिलकर प्लाज्मा में क्या सीरम कहलाते हैं। अर्थात फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है। फाइब्रिनोजेन रहित मतलब जिसमें फाइब्रिनोजेन नहीं रहता है वह प्लाज्मा सीरम कहलाता है। रक्त कोशिकाएं, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रक्त कोशिकाएं। आयतन के हिसाब से रक्त कोशिकाएं कुल रक्त के करीब 45% भाग होता है। आयतन के हिसाब से हम देखते हैं तो रक्त कोशिकाएं बहुत सारे मतलब कुल रक्त के करीब कितना होता है? 45% ही रक्त कोशिकाएं पाई जाती है हमारे शरीर में। लाल रक्त कोशिकाएं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हम लोग का रक्त का रंग क्या दिखता है? लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है। हीमोग्लोबिन में एक अणु की क्षमता क्या होता है? ऑक्सीजन के 4 अणुओं के बराबर कहलाती है। ऑक्सीजन के 4 अणुओं का एक हीमोग्लोबिन का अणु का क्षमता कहलाता है। ठीक है, संयोजन की होती है। इसके इसी विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। इसी विलक्षण गुण के कारण, कौन सी विलक्षण गुण? कि अगर मान लीजिए हीमोग्लोबिन की एक अणु लिए हैं तो ऑक्सीजन का हम लोग को 4 अणु के बराबर हम लोग को लेना पड़ता है, तब वो इक्वल कहलाता है। उसी लक्षण के कारण क्या होता है कि इसे हम क्या मानते हैं? ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं इसे हम। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में श्वसन गैस का परिवहन करती है। लाल रक्त कोशिकाएं क्या करती है? शरीर में श्वसन गैस, जो हम लोग श्वास लेते हैं गैस का, वो परिवहन करवाता है। हीमोग्लोबिन श्वसन के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से संयोग कर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा इसी रूप में रक्त परिवहन के द्वारा यह शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचाता है। मतलब बोल रहा है कि जो हम लोग जो श्वसन के थ्रू हम लोग जो गैस लेते हैं वो हीमोग्लोबिन में मिल जाता है और वो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसी रक्त के रूप में वो सारे शरीर में हम लोग का परिवहन करता है, संपूर्ण भाग में पहुंचाता है। शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में हो जाता है। और क्या बोल रहा है? शरीर का कोशिकाओं में क्या करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, वियोजन होता है और क्या बनता है? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बनता है। यह ऑक्सीजन विसरण द्वारा कोशिकाओं में पहुंचकर कोशिकीय श्वसन में बदल जाता है। और क्या करता है? यह ऑक्सीजन क्या करता है? विसरण के द्वारा वो कोशिकाओं तक पहुंच जाता है और हीमोग्लोबिन से संयोग कर यह ऑक्सीजन विसरण द्वारा कोशिकाओं में पहुंचकर कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है। वो कोशिकीय श्वसन के लिए भाग कहलाता है। इसके उपरांत बना कार्बन डाइऑक्साइड। इसके उपरांत जब ऑक्सीजन टूटता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को भी अलग किया जाता है, वो श्वसन गैस के थ्रू में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है फिर हीमोग्लोबिन से संयोग करता है, संयोग कर एक अस्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और वो क्या बनाता है? ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन से संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर बनाता है, जो रक्त संचरण के द्वारा फेफड़े तक पहुंचता है। जो क्या करता है? रक्त संचरण के द्वारा फेफड़े तक उसे फिर दोबारा पहुंचाया जाता है। यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजित होकर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड तथा हीमोग्लोबिन बनता है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन वो एक दूसरे में वियोजित हो जाता है। फेफड़े द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। फेफड़े द्वारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर हम लोग को निकाल दिया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में स्थित इरिथ्रोब्लास्ट नामक कोशिकाओं में होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में एक क्या होता है? इरिथ्रोब्लास्ट नामक एक कोशिकाएं होती है, उसमें लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। भ्रूण की अवस्था में जब एक लाल अस्थिमज्जा का निर्माण नहीं हुआ रहता है, लाल रक्त कोशिकाएं प्लाज्मा, यकृत तथा लसिका ग्रंथियों में बनती है। जब अस्थिमज्जा में जब रक्त नहीं बनता है, जब अस्थिमज्जा को भी बनने में जब समय लगता है, तब ये लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? प्लाज्मा, पलिहा
प्लीहा यकृत और लसिका ग्रंथियों में बनती है। ठीक है, इसका जीवन काल बहुत छोटा होता है। इसका जीवन काल जब ये अस्थिमज्जा में जब रक्त नहीं बनता है और ये 3 चीजों में जब रक्त बनता है तब उसका जीवन काल क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। रक्त परिसंचरण के द्वारा पहुंचने के बाद लाल रक्त कोशिकाएं मात्र 100 से 120 दिन तक ही जीवित रहता है। जब रक्त के परिसंचरण के द्वारा उस कोशिकाओं के बाहर निकाल दिया जाता है, रक्त कोशिकाएं के से बाहर जब निकाल दिया जाता है तो रक्त की मात्र कितने दिन की जीवन होती है, 100 से 120 दिन की सिर्फ जीवन होती है रक्त कोशिकाओं से जब रक्त को बाहर निकाल दिया जाता है निर्माण के बाद। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं। अब हम लोग ने लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में जाना था, अब हम जानते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या है। ये नियमित आकार के न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। ये नियमित आकार की क्या है, न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं कहलाती है। इसमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं होते। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण यह रंगहीन होता है। जिसके कारण यह क्या होता है, रंगहीन होता है। लाल रक्त कोशिका में हमने क्या देखा था कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है तब वो लाल दिखाई देता है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता इसलिए यह रंगहीन होता है। इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा अत्यंत कम होती है। इसकी संख्या क्या होती है, लाल रक्त की संख्याओं के मुताबिक बहुत ही कम होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की। प्रति घन मिलीलीटर रक्त में इसकी संख्या औसतन 8000 होता है। मतलब प्रति घन मिलीलीटर जब हम लाल रक्त लेते हैं तो यह श्वेत रक्त की संख्या कितनी होती है, औसतन 8000 सिर्फ होती है। इस प्रकार मनुष्य के रक्त में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं का अनुपात कितना कहलाता है, 600 और 1। मतलब मान लीजिए 600 अणुओं का लाल रक्त कोशिकाएं लेते हैं तब वो श्वेत रक्त कोशिकाएं कितनी होगी, सिर्फ 1 कहलाती है। कई प्रकार के रोगों के संक्रमण से शरीर की सुरक्षा के लिए श्वेत रक्त कोशिकाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब बहुत सारे लोगों के शरीर में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके शरीर की सुरक्षा के लिए क्या होता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह शरीर को बैक्टीरिया, वायरस या दूसरे रोगाणुओं से सुरक्षित रखती है। यह शरीर को क्या करती है, बैक्टीरिया, बहुत सारी बीमारियों से सुरक्षित रखती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं अमीबीय गति के द्वारा प्यूडोपोडिया के सहारे रोगाणुओं का अंतर्ग्रहण कर या विशेष प्रकार के प्रोटीन के एंटीबॉडीज स्रावित कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि अब जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं एमीबिया गति के द्वारा, वो उनकी गति किस प्रकार होती है, एमीबिया गति के द्वारा क्या कहा जाता है, सहारे रोगाणुओं को, मतलब बहुत सारे रोगाणु जो होते हैं, कहाँ, मतलब कौन कौन से, बैक्टीरिया, वायरस और बहुत सारे रोगाणु जो असुरक्षित करते हैं हमारे शरीर को, उन्हें क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण में ही, हमारे अंदर के शरीर में ही उन्हें नष्ट कर देते हैं पूरी तरह इन श्वेत रक्त के सहायता से। रक्त पटिकाणु। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि दूसरे पॉइंट का, यहाँ पे रक्त की संरचना में दूसरे पॉइंट का तीसरा हम लोग का पॉइंट है रक्त पटिकाणु, जो ठोस पदार्थ कहलाता है। रक्त पटिकाणु तीसरा वाला, अब उसके बारे में जानते हैं। ये बिंबाणु या थ्रोबोसाइटस भी कहलाती है। यह क्या कहलाती है, बिंबाणु या थ्रोबोसाइटस भी कहलाती है। ये रक्त के थक्का बनाने में सहायक होती है। ये रक्त का क्या करता है, थक्का बनाने में बहुत सहायक होता है। रक्त के कार्य। अब यहाँ पे देखते हैं कि रक्त के क्या कार्य होते हैं। रक्त शरीर में निम्नलिखित कार्यों का संपादन करता है। निम्नलिखित कार्यों का संपादन, बहुत सारे कार्य होते हैं इनके। पोषक तत्व तथा जल का परिवहन क्या करता है, पहला पोषक तत्व और जल का परिवहन कराते हैं। पचा हुआ भोजन जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल आहार नाल से रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। रक्त के द्वारा ही क्या होता है, भोजन जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल आहार नाल को रक्त के द्वारा ही सारे शरीर में हम लोग का पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन, दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजन का परिवहन। अब रक्त के द्वारा ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है। हम लोग तो पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा भी पढ़ते हैं पॉइंट के मुताबिक। लाल रक्त कोशिकाओं में स्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। लाल रक्त कोशिका क्या करता है, हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचता है, जो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचता है। चलो, और क्या करता है, ये विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ऑक्सीजन का परिवहन
के द्वारा। अब तीसरा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हम लोग बाहर फेंकते हैं? ऑक्सीजन के फलस्वरूप उत्पन्न में उत्तकों में CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो प्लाज्मा में घुले सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलकर कार्बोनेट बनती है। सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या बनता है? प्लाज्मा में ये बाइकार्बोनेट बनती है। श्वसन अंगों में आकर श्वसन अंग में जब आकर CO2 पुनः अलग हो जाती है और उच्छ्वास के बाहर निकल जाती है। मतलब श्वसन अंग के द्वारा जब ये CO2 होता है, उच्छ्वास के द्वारा उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है श्वसन अंग में जब वो आता है, और CO2 जब अलग होता है विघटित होकर। ठीक है। अब चौथा पॉइंट है हम लोग का उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन। उत्सर्जित जो पदार्थ है उसका परिवहन किस प्रकार करते हैं? उत्सर्जित पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड आदि को रक्त वृक्कों में लाता है। उन्हें क्या करते हैं? रक्त वृक्कों में लाया जाता है, जहां से ये बाहर निकाल दिया जाता है, जहां से ये कहाँ बाहर फेंक दिया जाता है उनको। पांचवा, शरीर के तापक्रम का नियम। शरीर के तापक्रम का नियम क्या कहलाता है हम लोग का देखते हैं। शरीर में विभिन्न भागों में रक्त परिवहन के कारण शरीर का तापक्रम एक समान होता है। जब रक्त परिवहन होता है हमारे शरीर में, सारे शरीर में, तो सारी जगह, तो उन्हीं के द्वारा हमारे शरीर का तापक्रम एक समान रहता है। रोगों से रक्षा किस प्रकार होता है? श्वेत रक्त कण रक्त में पहुंचने वाली हानिकारक बैक्टीरिया तथा अन्य जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, मतलब उन्हें नष्ट कर देते हैं। साथ ही ये एक प्रकार के पदार्थ जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं स्रावित करते हैं। एंटीबॉडीज रोगाणुओं द्वारा स्रावित किए गए टॉक्सिन में प्रभाव को नष्ट करते हैं। मतलब क्या करते हैं? एंटीबॉडीज में उन्हें लेके जाया जाता है श्वेत रक्त के द्वारा, और एंटीबॉडीज में जो स्रावित किए गए टॉकीज में होते हैं, उन्हें उनके प्रभाव से वो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण से श्वेत रक्त कोशिकाओं को शरीर का सैनिक कहा जाता है। हमारे शरीर का सैनिक किन्हें कहा जाता है? श्वेत रक्त कोशिकाओं को कहा जाता है। अब यहाँ पे 7वां पॉइंट है हार्मोन का परिवहन। अब हमारे शरीर में रक्त के द्वारा हार्मोन का परिवहन किस प्रकार होता है? रक्त हार्मोन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जो रक्त होता है हार्मोन को विभिन्न भागों में, बहुत सारे भागों में रक्त के द्वारा पहुंचाता है। रक्त का जमना। अब यहाँ पे 8वां पॉइंट है रक्त का जमना किस प्रकार होता है? चोट लगने पर प्लाज्मा में घुले फाइब्रिनोजेन के हवा के संपर्क में थ्रोबिन के साथ मिलने से रक्त जम जाता है। थ्रोबिन के साथ मिलने में रक्त क्या होता है? जम जाता है, और रक्त का बहना बंद हो जाता है। और रक्त का क्या होता है? बहना बंद हो जाता है। यहाँ पे हम लोग को समझ में आता है कि रक्त का जमना किस प्रकार होता है कि प्लाज्मा में घुले जो फाइब्रिनोजेन होता है वो हवा के संपर्क में आने के बाद थ्रोबिन के साथ मिलकर उसके बाद क्या होता है? हवा के संपर्क में आने के बाद थ्रोबिन के साथ मिलकर वो रक्त जम जाता है। इस प्रकार ही हमारे रक्त का जमाव होता है। मनुष्य का हृदय। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य का हृदय किस प्रकार है। हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है जो वक्षगुहा के मध्य में पसलियां के बीच तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। पिछले क्लास में हम जान चुके थे कि हृदय कहाँ स्थित होता है, कि पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में हृदय होता है। यह हृदय पेशियों का बना होता है। यह हृदय पेशियों के बने होते हैं। हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त पर दबाव बनकर उसका संरचना पूरे शरीर में कराता है। उसकी रक्त का संरचना क्या होता है? पूरे शरीर में कराता है, इन्हीं रक्त हृदय के द्वारा, पंप अंग के द्वारा। अब यहाँ पे है हृदय का संरचना किस प्रकार है? हृदय का आकार त्रिकोणा होता है। क्या होता है? त्रिकोणा आकार का होता है। इसका चौड़ा भाग आगे की ओर और संकरा भाग पीछे की ओर। मतलब चौड़ा भाग जो फैला हुआ भाग है वो आगे की ओर होता है, और जो सिकुड़ा हुआ भाग होता है वो पीछे की ओर पाए जाते हैं। यह बाईं तरफ झुका होता है, और ये क्या होता है? बाईं तरफ झुका हुआ होता है। हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली का अंदर बंद होता है। ये कहाँ होता है? कि पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली के अंदर वो बंद होता है, जिसे हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हृदयावरण या पेरिकार्डियम भी कहते हैं। पेरिकार्डियम की दोनों झिल्लियों के बीच की गुहा को पेरिकार्डियम गुहा कहते हैं। पेरिकार्डियम के दोनों झिल्लियों के बीच घुला हुआ को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम द्रव्य कहते हैं। यह द्रव्य हृदय के बाहरी आघातों से तथा हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियम झिल्ली के बीच होने वाली संरचना घर्षण से बचाता है। मतलब ये क्या करता है कि हृदय में जो पंप होता है
और उससे बीच जो घर्षण होता है उससे वह उसको बचाता है। मनुष्य तथा ममेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं के हृदय में 4 वेशम होते हैं जो दाएं और बाएं अलिंद या ऑडिकल तथा दायां और बायां निलय या वेट्रिकल क्या कहलाते हैं? 4 जंतुओं का हृदय के 4 विषम कहलाते हैं। वेशम वो क्या है? दाएं और बाएं अलिंद या ऑरियल या दाएं और बाएं निलय या वेट्रिकल कहलाते हैं। दाएं और बाएं अलिंद हृदय के चौरे अग्रभाग की ओर होते हैं। चौरे अग्रभाग की ओर क्या होता है? दाएं और बाएं अलिंद होता है तथा ये दोनों एक विभाजित या सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। मतलब क्या होता है कि इन दोनों में किनके द्वारा विभाजन होता है? विभाजित होगा सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से विभाजित हो जाते हैं। इन सेप्टम को अंतरा अलिंद भित्ति कहते हैं। इन सेप्टम को क्या कहते हैं? अंतरा अलिंद भित्ति भी कहते हैं। दाएं और बायां निलय हृदय के सकरे पश्च भाग में स्थित होते हैं। सकरे पश्च भाग में स्थित होते हैं। कौन से? दायां और बायां अलिंद तथा ये एक दूसरे से अंतरा निलय भित्तियां के द्वारा अलग होते हैं। इनके बीच में किनके द्वारा ये अलग होते हैं? अंतरा निलय भित्ति के द्वारा ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोनों अलिंद की दीवार पतली होती है जबकि निलय की दीवार इनकी अपेक्षाकृत ज्यादा मोटी होती है। क्या होता है कि अलिंद का दीवार पतला होता है, निलय का दीवार क्या होता है? बहुत मोटा होता है। बाएं निलय एक दीवार दाएं निलय की दीवार की अपेक्षा 3 गुना या 4 गुना होता है। बाएं निलय की जो दीवार होती है वो दाएं निलय की दीवार की अपेक्षा 3 गुना और 4 गुना मोटा होता है। दाएं अलिंद और दाएं निलय में एक छिद्र जिसे दायां अलिंद निलय छिद्र होता है। उन 2 छिद्रों मतलब दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में एक छिद्र का पाया जाता है और वो क्या होता है? दाएं अलिंद निलय छिद्र कहलाता है के द्वारा खुलता है। मतलब उसके द्वारा ही वो खुलता है। कौन? दायां अलिंद और दाएं निलय उसके छिद्र के द्वारा ही खुलता है। इस छिद्र पर एक त्रिदली कपाट पाया जाता है। इस छिद्र पर क्या पाए जाते हैं? त्रिदली कपाट पाया जाता है जो रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने को देता है। वो क्या करता है? दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने में सहायता करता है। ठीक है, परंतु वापस नहीं आने देता। परंतु उसको क्या करता है? वो भेजता तो है लेकिन उसको रिटर्न वापस नहीं बुलवाता है, वो उधर ही भेज देता है उसको। इसी प्रकार दाएं अलिंद बाएं अलिंद निलय छिद्र के द्वारा खुलता है। मतलब इसी प्रकार क्या होता है कि दायां के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब बायां में क्या होता है? बाएं अलिंद और बाएं निलय में बायां अलिंद निलय छिद्र के द्वारा ही वो खुलता है। इस छिद्र पर एक द्विंदीय कपाट या मिट्रल कपाट होता है। मतलब इस छिद्र पर क्या होता है? द्विंदीय कपाट पाया जाता है जो रक्त को बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाने देता है। जो रक्त को क्या करता है? बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाने देता है किंतु विपरीत दिशा में वापस नहीं आने देता। परंतु क्या होता है? दाएं अलिंद और दाएं निलय में भी हम लोग यही देखे थे कि भेजता तो है लेकिन वापस नहीं आता है। और बाएं अलिंद और बाएं निलय में भी हम लोग यही देखते हैं। दाएं निलय के अगले भाग की बाईं ओर एक दूसरे फुसफुस चाप निकलती है। दाएं निलय के आगे भाग की बाएं ओर से एक बड़ा फुसफुस चाप निकलता है। क्या होता है? फुसफुस चाप निकलता है बाईं ओर से। फुसफुस चाप के निकलने के साथ एक स्थान पर 3 अर्ध चंद्राकार वलय स्थित होता है। उस जो फुसफुस चाप के निकलते स्थान पर, उस स्थान पर क्या होता है? 3 अर्ध चंद्राकार वलय होता है। इस वाल्व के कारण रक्त दाब दाएं निलय से फुसफुस चाप में जाता है। वह क्या होता है कि इस वलय के कारण रक्त दाएं निलय से फुसफुस चाप में दायां होता है। फुसफुस चाप में जाता तो है परंतु फिर वापस नहीं आता। फुसफुस चाप में वो जाता तो है रक्त लेकिन वो वापस रिटर्न नहीं होता। फुसफुस चाप आगे की ओर दायां और बायां फुसफुस धमनिया में बट जाता है। वो कहाँ होता है? उस फुसफुस चाप के द्वारा अंदर जाता है तो दायां और बायां फुसफुस धमनिया के द्वारा वो एक दूसरे में बट जाता है। ठीक है, जो रक्त को फेफड़े में ले जाता है। जो क्या करता है? वो रक्त को फेफड़े तक ले जाता है। ठीक है,
बाएं नीले के आगे भाग के दोनों का कोने में महाधमनी या महाधमनी चाप निकलता है। महाधमनी या धमनी चाप निकलता है बाएं नीले के अगले भाग के दायां कोण से। कहां से? दायां कोण से महाधमनी या धमनी चाप निकलता है। इस महाधमनी के उद्गम स्थान पर भी 3 अर्धचंद्राकार वलय होता है जो रक्त को केवल बाएं नीले से महाधमनी की ओर ही प्रवाहित होने देता है। जो क्या करता है? रक्त को क्या करता है कि बाएं नीले के महाधमनी की ओर प्रभावित करता है। उन्हें वहां से अर्धचंद्राकार वलय के जब वहां तक पहुंचता है उसके बाद वो कहां की ओर जाता है? महाधमनी की ओर वो प्रभावित किया जाता है। शरीर के सभी भागों में जाने वाली धमनियां महाधमनी चाप से ही निकलती है। शरीर के सारे जो भाग है फेफड़े को छोड़कर जितने सारे जो भाग है शरीर के वो जाने वाले धमनियां महाधमनी चाप से ही निकलती है। वह कहां से निकलती है? महाधमनी चाप से ही निकलती है। दाएं अलिंद में 2 अग्र महाशिराएं तथा एक पश्च महाशिराएं खुलती है जो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में लाती है। वहां से कहां लाती है? दाएं अलिंद में लाती है। यहाँ बोल रहा है कि दाएं अलिंद में 2 क्या होता है? अग्र महाशिराएं पाई जाती है तथा एक को कहते हैं पश्च महाशिराएं खुलती है जो शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में लाती है। जो अशुद्ध रक्त है वो पश्च महाशिरा के द्वारा ही वो दाएं अलिंद में लाया जाता है। ये गंदे रक्त को बाएं अलिंद में फुसफुस शिराएं खुलती है। बाएं अलिंद में क्या होता है? फुसफुस शिराएं खुलती है जो फेफड़े से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में लाती है। जो फेफड़े से क्या करता है? शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं कि हृदय का संरचना किस प्रकार है और हृदय का कार्य किस प्रकार होता है बहुत ही अच्छी तरह से। आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हृदय का क्रियाविधि। अब तक हम लोग जान चुके हैं कि हृदय किस प्रकार कार्य करता है। अब उनकी क्रियाविधि क्या होती है, क्या क्या करते हैं वो लोग वे हृदय, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, आज इसको फिर दोबारा आप लोग पढ़िएगा। कम से कम 2 बार रीड कीजिएगा। ठीक है, और अच्छी तरह समझाया गया है। कोई बड़ा शब्द नहीं है इसमें कि आप लोग को समझना है। मैंने भी आपको अच्छी तरह से समझाया और अभी ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग सिर्फ घर में व्यतीत कीजिए, बाहर ना निकले, सुरक्षित रहे। ठीक है, और माँ पिताजी को प्रणाम करें। धन्यवाद।